प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 12 में। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपके साथ चर्चा की थी फिजिक्स सेकंड चैप्टर गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, इस चैप्टर पर ही हम बात कर रहे थे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर बात की थी, और वह लास्ट टॉपिक क्या था? कैपिटल आर त्रिज्या की आवेशित पतली वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मैंने आपको बताया भी था कि किसी पतली वलय का अक्ष क्या होता है? उस वलय के केंद्र से तल के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखा किसे दर्शाती है? वलय के अक्ष को। तो जब हम किसी कैपिटल आर त्रिज्या की पतली आवेशित वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिलती है E बराबर आ जाता है KQX बटा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 3/2। यही रिजल्ट आपको मिलता है। यहां K तो है कूलाम नियतांक, Q क्या है? वलय को दिया गया आवेश, X क्या है? वलय के अक्ष पर केंद्र से वह दूरी जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है, और कैपिटल R होती है वलय की त्रिज्या। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमने निकाला था आवेशित वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर। दिशा की मैंने आपको समझा दिया था कि दिशा क्या होती है कि जब हम किसी आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वलय के अक्ष के अनुदिश ही प्राप्त होती है। ठीक है। यदि हम बात करें इस आवेशित वलय के केंद्र पर, तो केंद्र पर जो दूरी होगी x, वह कितनी हो जाएगी? 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। और फिर हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी, यदि x वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, कि हम किसी आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और अक्ष पर जो दूरी है वलय की त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो अधिक दूरियों के लिए जो प्रतिबंध आता है E बराबर, वह आपको मिलता है KQ बटा X स्क्वायर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं E समानुपाती 1/x स्क्वायर। ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी कि कैपिटल R त्रिज्या की पतली आवेशित वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और जब हम आवेशित वलय के अक्ष पर अधिक दूरियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करते हैं, तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है आपको KQ बटा X स्क्वायर, और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। तो इस टॉपिक पर हमने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा की थी, कैपिटल R त्रिज्या की पतली आवेशित वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके साथ ही हमारे सेकंड चैप्टर का, फिजिक्स सेकंड चैप्टर का समापन भी हो जाता है। हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया था, सेकंड चैप्टर। आज हम सेकंड चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो मुख्य रूप से एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनको आज हम लेकर चल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन करके देखेंगे, और आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है सेकंड चैप्टर का, कहा गया है किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित विद्युत फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना दे रखा है? 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो आपसे प्रश्न में कहा है बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा, अर्थात आपको उस आवेश का मान ज्ञात करना है जो बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध है। तो आपको जो इस प्रश्न में ज्ञात करना है, पहला प्रश्न है Q क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। अब प्रश्न में दिया क्या हुआ है? बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ में प्रवेशित अर्थात प्रवेश करने वाला तथा निर्गत यानी कि बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आपको दिया है।
मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स मैंने आपको बताया था दो प्रकार का होता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत आपतित, आपतित का मतलब पृष्ठ पर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ये बताया था। धनात्मक विद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने आपको बताया था किसी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर निकलने वाली अर्थात निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ये कहते हैं। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत निर्गत हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। प्रवेशित यानी कि ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आप सबसे पहले इस प्रश्न में क्या निकालेंगे, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर धनात्मक विद्युत फ्लक्स तो कितना है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो धनात्मक के लिए प्लस, ऋणात्मक के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, तो आपको कुल विद्युत फ्लक्स कितना मिलेगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फिर से ध्यान दे बेटा, धनात्मक विद्युत फ्लक्स को मैंने प्लस में लिख दिया और जो प्रवेशित है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स को हमने लिख दिया माइनस में, तो आ जाएगा कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब आपको बताना है बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश आपको ज्ञात करना है। तो आ जाओ, आप लगा देंगे गाउस प्रमेय से, पढ़िए ना आपने गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश ज्ञात करना है, तो आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू फाई गुणा एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। तो आ जाएगा बेटे से Q बराबर फाई की वैल्यू कितनी है 400 और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता तो आप जानते हैं, यह जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हो जाएगी। तो आप इससे लिख देंगे Q इज इक्वल्स टू 400 में कितनी है 10 की घात 2, यहां पर है 10 की घात -12, तो क्या बचेगी बेटा 10 की घात -10। अब आपको क्या करना है 8.85 को किससे गुणा करना है 4 से, क्योंकि 10 की घात 2 को तो आपने निकाली थी है ना अलग, तो आपको 8.85 को 4 से गुणा करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 35.40। क्या मिलेगा आपको रिजल्ट 35.40 गुणा 10 की घात -10, यह आ जाता है कूलम में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं नैनो कूलम का मतलब क्या होता है 10 की घात -9 कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 की घात -9 कूलम। तो यदि हम इस 10 की घात -10 को 10 की घात -9 लिखें तो 35.40 को आप क्या लिख देंगे बेटा 3.54 गुणा 10 की घात -9 कूलम, यानी कि रिजल्ट तो वही है 35.40 गुणा 10 की घात -10 कूलम को हमने लिख दिया 3.54 गुणा 10 की घात -9 कूलम। वो इसलिए ताकि 10 की घात -9 कूलम बन जाएगा, तो हम लिख देंगे नैनो कूलम। तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 3.54 नैनो कूलम। ये तो मैंने प्रदर्शित कर दिया, यदि आप यहां तक भी लिखकर छोड़ते हैं तो कोई नंबर नहीं घटेंगे आपके, जो रिजल्ट है उसको सही माना जाएगा। तो यानी कि उस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध कुल आवेश कितना है 3.54 नैनो कूलम आवेश उस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध है। ठीक है, ये था पहला प्रश्न।
अब हम सेकंड प्रश्न पे आते हैं। सेकंड प्रश्न बेटा अच्छा है, महत्वपूर्ण है और छोटा प्रश्न है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इस तरह के प्रश्न 1 नंबर तक के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सेकंड प्रश्न है और एक आपके चौथा प्रश्न है, 1 नंबर तक में आ जाते हैं कई बार। देखो इसमें कहा है, दो अनंत विस्तार के तलों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है कि ये दो तल हैं जो कि अनंत विस्तार के हैं। तल कह दे, परत कह दे, बात एक ही है। ये दो तल अनंत विस्तार के हैं जिनके पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ, एक तल तो कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा तल कैसा है, नेगेटिव। एक का पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है प्लस सिग्मा, दूसरे का आपको दिया है माइनस सिग्मा। ठीक है, आपसे फिर आगे पूछ रहा है, इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कि ये जो दोनों आवेशित तल हैं या आवेशित पृष्ठ है या परत बोल दें आप इन्हें, जिनके पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है आपसे इन दोनों आवेशित तलों के मध्य किसी बिंदु पर। तो हम क्या करते हैं, दोनों आवेशित तलों के मध्य एक बिंदु P लेते हैं, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। यही करेंगे। अब आप देखो इस प्रश्न में सबसे बड़ी बात क्या ध्यान देने वाली है, आपसे कुछ ऐसा कहा है क्या, दो अनंत विस्तार के आवेशित चालक पट्टी का, कुछ ऐसा कहा है क्या, नहीं कहा ना, केवल ये कह दिया अनंत विस्तार के दो आवेशित तल। तो आप अपने उसी कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। मैंने आपको बता रखा ना, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण, क्योंकि चालक पट्टी का वगैरह ऐसे तो कोई जिक्र किया नहीं प्रश्न में आपसे, केवल ये कह दिया अनंत विस्तार के दो आवेशित तल। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है गाउस के नियम का अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। अब देखो इस बिंदु P पर कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक तो धनावेशित तल के कारण और दूसरा ऋणावेशित तल के कारण। दोनों अनंत विस्तार के हैं, तो अनंत विस्तार के आवेशित तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर तो निर्भर करती ही नहीं है, कितनी होती है, आवेशित अचालक परत के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। तो बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। मान लीजिए धनावेशित परत के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वेक्टर E1। अब बात आती है इसकी दिशा को प्रदर्शित करें। मैंने आपको बता रखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश। यदि हम बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश को रखें तो जो ये धनावेशित तल होगा उस धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस धनावेशित तल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस आवेशित तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, क्योंकि ये धनावेशित तल धन परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, यही होगा। अब मान लीजिए इस ऋणावेशित तल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है, माना E2 है। दिशा को प्रदर्शित करें, वही तरीका है। यदि हम बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश को रख दें तो ये ऋणावेशित तल उस धन परीक्षण आवेश को अपने से प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऋणावेशित तल के अभिलंबवत अंदर की ओर, यही होगा कि इस धनावेशित तल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी आवेशित तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, और ऋणावेशित तल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी आवेशित तल के अभिलंबवत अंदर की ओर, यही होगा ना। फिर से देख ले एक बार, धनावेशित तल के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। ऋणावेशित तल के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तल के अभिलंबवत अंदर की ओर। यही होगी ना। तो अब हम इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण निकाल दें। E1 विद्युत क्षेत्र कौन से तल के कारण है? धनावेशित तल के कारण। तो आप लिख देंगे E1 बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होगा। E2 विद्युत क्षेत्र किस तल के कारण है? ऋणावेशित तल के कारण। ऋणावेशित तल का भी पृष्ठावेश घन तो कितना है? सिग्मा ही है भाई। प्लस माइनस का चिन्ह तो उनकी प्रकृति को दर्शा रहा है ना, और उस प्रकृति का प्रभाव हमने किस पर दर्शा दिया? विद्युत क्षेत्र की दिशा पर। तो E2 बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मत लिख देना माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तल नेगेटिव था ना, इसके ऋणावेश का प्रभाव हमने किस पर व्यक्त कर दिया? विद्युत क्षेत्र की दिशा पर प्रदर्शित कर दिया ना, तो आपको माइनस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिंदु P पर धनावेशित और ऋणावेशित तल के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं कैसी दिशा में हो रहे हैं? समान दिशा में। तो आ जाएगा इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र। और क्या करोगे आप? परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आ जाएगा इससे E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब आप इनको जोड़ोगे तो E बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ जाएगा इन दोनों अनंत विस्तार के समांतर आवेशित तलों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धनावेशित तल से ऋणावेशित तल की ओर, उनके तल के अभिलंबवत। ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, यदि पूछे तो प्रश्न में आपसे। ये था आपके सेकंड प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि गोले की सतह के बाहर या अंदर? सतह के बाहर होगा ना। 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10 वोल्ट प्रति मीटर। तो आपको उसी गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, अब ये दूरी त्रिज्या से ज्यादा है तो ये दूरी भी 20 सेंटीमीटर दूरी भी सतह के बाहर है, 8 सेंटीमीटर दूरी भी कहां पर है? सतह के बाहर है। 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। ये होगा। तो देखो, सबसे पहले गोले के केंद्र से जो दूरी दी है स्मॉल r1, केंद्र से दूरी को हम स्मॉल r से ही तो प्रदर्शित करते हैं। पहली जो दूरी दी है स्मॉल r1 बराबर 20 सेंटीमीटर, और इस दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र आपको दिया है E1 बराबर कितना है? 10 वोल्ट प्रति मीटर। इसी गोले के केंद्र से दूसरी आपको जो दूरी दी है सतह के बाहर, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इस दूरी पर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा है E2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये पूछा है ना, आपको मैंने बता रखा है कि किसी आवेशित गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E, वह कितनी होती है? KQ अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा रखा है मैंने आपको। किसी आवेशित गाउस के नियम के अनुप्रयोग में बताया मैंने आपको, आवेशित गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा रखा है। तो आ जाएगा, इसलिए यदि हम R1 दूरी की बात करें तो R1 दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E1 बराबर KQ अपॉन R1 स्क्वायर। समीकरण 1। R2 दूरी की बात करें तो R2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा?
KQ/R2², समीकरण 2। अब Q का मान है क्या हमारे पास? नहीं है ना, कुछ कहा कि गोले पर आवेश इतना है, पता ही नहीं, हमको कुछ दे ही नहीं रखा। तो आप क्या करोगे, इन समीकरणों का भाग लगा दो, तो आ जाएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग। जब आप समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो E2 में तो भाग लगाएं आप E1 का, ये होगा, और KQ/R2² में जब भाग लगाएंगे KQ/R1² का तो मान पलट जाएगा R1²/KQ आ जाएगा। तो क्या होगा, KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, तो E2/E1 बराबर होगा R1²/R2²। अब ये दोनों दूरियां किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, दोनों को ऊपर मीटर में चेंज करोगे तो भी क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे वो। तो आ जाएगा इससे E2/E1 बराबर R1 कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे R2 दूरी है 8 सेंटीमीटर, इसका वर्ग क्या होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया क्योंकि कट जाएंगे मात्रक दोनों आपस में। अब 400/64 किससे कट रहे हैं, 400 और 64 ये कट जाएंगे 16 से। किससे कट जाएंगे, 16 से कैंसिल हो जाएंगे। देखो 64 16 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार, 4 बार कटेगा। अब यहां पर क्या दे रखा है आपके, 400 16 से कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा बेटा आपके 25 बार, यही होगा। तो ये तो किसका मान है, E2/E1 का। तो यदि आप E2 का मान निकालें तो 25/4 से किसको गुणा कर देंगे, E1 को। तो 25/4 E1 विद्युत क्षेत्र R1 दूरी पर कितना है, 10 वोल्ट प्रति मीटर, ये आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा E2 बराबर 25 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 250, ये आएगा 250 में आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है, तो आ जाएगा 62.5 वोल्ट प्रति मीटर। कितना जाएगा, 62.5 वोल्ट प्रति मीटर। कि जिस आवेशित गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 10 वोल्ट प्रति मीटर, उसी गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 62.5 वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आ गया, ये था प्रश्न संख्या 3। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में आपसे कहा है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अनंत रेखीय आवेश से जो दूरी दे रखी है R बराबर 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो तो आ जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है E बराबर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यही विद्युत क्षेत्र दे रखा है। तो आपसे कहा है रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, लैम्बडा = ? ये होगा, छोटा सा प्रश्न है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। आपने पढ़ रखा है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा है, अनंत रेखीय आवेश के कारण, किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण जब हम R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं
तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है E बराबर 2k लैम्बडा बटा r। यही होता है ना अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें तो लैम्बडा का मान निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व, तो r को तो गुणा कर देंगे बेटा आप E से और नीचे भाग लगा देंगे 2k का। तो अब इसको आप कैलकुलेट करें। E का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 4। R दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर बटा 2, और K का मान आप जानते हैं कूलाम नियतांक होता है 9 गुणा 10 की घात 9। एक नंबर लाए के प्रश्न है ये। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लैम्बडा बराबर मिलेगा 10 की घात 9 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी 10 की घात -9, -9 और -2 -11, 10 की घात -11 और 10 की घात कितनी है धनात्मक 4, तो 10 की घात -11 और +4 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 की घात -7। और रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक आप जानते हैं कूलाम प्रति मीटर। क्या जाएगा कूलाम प्रति मीटर, यानी कि उस अनंत रेखीय आवेश जिसके कारण 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो रही थी 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, उस अनंत रेखीय आवेश का रेखीय आवेश घनत्व आपको कितना मिलेगा लैम्बडा बराबर 10 की घात -7 कूलाम प्रति मीटर। यही आपको प्राप्त होगा। ये था चौथा प्रश्न। अब हम लास्ट 5वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं इन सभी प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 5। ये जो 5वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल आपको गाउस प्रमेय का कंसेप्ट आपको काम में लेना है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। देखें प्रश्न संख्या 5 में आपसे क्या कहा है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण घन से तथा घन के प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। कि एक आवेश है Q, हमें इस आवेश Q के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। किससे गुजरने वाला? घन से गुजरने वाला, तथा घन के प्रत्येक पृष्ठ, आप जानते हैं घन कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है 6 पृष्ठों से, 6 फलक से। तो आपको क्या करना है उस घन से गुजरने वाला तथा घन के एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। कितनी स्थितियों में? 3 स्थितियों में। इस प्रश्न संख्या 5 में 3 कंडीशन आपको दी है। पहली कंडीशन, जब आवेश Q घन के केंद्र पर हो। देखो बेटा इस प्रकार से मान लीजिए ये एक घन है, तो पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है आवेश Q घन के केंद्र पर हो, यानी कि यहां पर रखा है आवेश Q। अब आप कुछ समझदार हैं, देखो बेटा जब आवेश Q घन के केंद्र पर होगा तो गाउस प्रमेय या गाउस का नियम लागू होगा ही नहीं होगा? लागू होगा। क्यों? क्योंकि आवेश घन के केंद्र पर है, अर्थात इस घन के भीतर है। तो आप कह सकते हैं ना जब आवेश घन के केंद्र पर होगा तो इसका मतलब क्या है, यह Q आवेश चारों ओर से कैसे पृष्ठ से गिरा है? बंद पृष्ठ से गिरा है, अर्थात बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध है। यही है ना? तो अब आप आ जाओ, जो प्रश्न में पूछा है क्या आ जाएगा, घन से गुजरने वाला
घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा बेटा इन प्रश्नों पर, अच्छे प्रश्न है वाला। ये घन पूरा कैसा है, बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, Q आवेश। तो घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मिल गया आंसर। अब घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो निकाल दिया, पर आपको घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला भी विद्युत फ्लक्स निकालना होगा। तो आप लिख देंगे घन के एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जब इस घन के भीतर केंद्र पर Q आवेश है, तो इस पूरे घन से तो कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। पर इसके एक पृष्ठ की हम बात करें तो इस Q आवेश के कारण इस घन से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो घन के कितने फलक से गुजरेगा, 6 फलक से गुजरेगा। कितने फलक से गुजरेगा, 6 फलक से। तो एक फलक से या एक पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट में किसका भाग लगा देंगे, 6 का भाग लगा देंगे। तो आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, कि इस पूरे घन से Q आवेश के कारण जो फ्लक्स गुजरेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस का नियम। अब ये विद्युत फ्लक्स घन के कितने पृष्ठों से गुजरेगा, 6 पृष्ठों से। तो एक पृष्ठ से कितना होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इस 5वें प्रश्न का पहला पॉइंट था कि आवेश घन के केंद्र पर रखा है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट में आपसे कहा है कि आवेश Q घन के तल पर हो, अर्थात उसके पृष्ठ पर है, घन के तल पर, घन के अंदर नहीं है, केंद्र पर। क्या कहा है, आवेश Q घन के तल पर हो, यही कहा है आपसे सेकंड प्रश्न में, सेकंड कंडीशन में। तो जब आवेश Q इस घन के केंद्र पर नहीं है बल्कि इस घन के तल पर है, तो यदि आपको इस घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो तो क्या गाउस प्रमेय लागू होगी क्या बेटा, नहीं होगी। क्योंकि आवेश यदि घन के केंद्र पर होता, जब तो बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध होता, अब ये आवेश यहां पर रखा है घन के तल पर, और जब आवेश घन के तल पर रखा होगा तो क्या बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध होगा, नहीं होगा। अब हम यदि गाउस प्रमेय लागू करें, गाउस प्रमेय तो लागू तभी होगी जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध हो, यही होगा ना। तो यदि हमें इस आवेश को बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध करना हो, गाउस प्रमेय लागू करनी हो, तो इसका एक तरीका है, आवेश इस घन के तल पर है ना, यदि हम इस घन के ऊपर इसी भुजा का दूसरा घन और रख दें, कि मान लीजिए ये एक घन है, घन के तल पर आवेश रखा है, यदि हम गाउस प्रमेय लागू करें, बंद पृष्ठ बनाए, केंद्र पर होता जब तो बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध होता ही, अब घन के तल पर है, यदि हम, क्योंकि आवेश इस घन के तल पर है, तो यदि हमें बंद पृष्ठ बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इस घन के ऊपर इसी भुजा का दूसरा घन और रख दें, तो आवेश जो होगा वो किसके भीतर आ जाएगा, बंद पृष्ठ के भीतर आ जाएगा। किसके भीतर आ जाएगा, बंद पृष्ठ के भीतर। और ये बंद पृष्ठ एक घन से बन रहा है या 2 घन के कारण बन रहा है, 2 घन के कारण। तो यदि हम इस घन के ऊपर एक घन और रख दें, क्योंकि आवेश घन के तल पर है, यदि हमें बंद पृष्ठ बनाना है तो हमें इस घन के ऊपर इसी आकार का, इसी भुजा का एक घन और रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ बन जाएगा, आवेश बंद पृष्ठ के भीतर आ जाएगा। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा गाउस के नियम से कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फ्लक्स है वो कितने घन से गुजर रहा है बेटा, 2 घन से, क्योंकि आपने बंद पृष्ठ बनाया है तो एक घन के ऊपर इसी आकार का दूसरा घन और रखा है, तभी तो आवेश बंद पृष्ठ के भीतर आ रहा है।
तो प्रश्न में आ जाओ, घन से गुजरने वाला, तो आप लिख देंगे इसलिए घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब ये जो टोटल विद्युत फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये कितने घन से गुजरेगा? बंद पृष्ठ बनाया ना आपने, 2 घन से, तो एक घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। मिल गया एक आंसर आपको। अब साथ में क्या कहा है? घन के एक पृष्ठ से, तो आप लिख देंगे घन के एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब आप देखें बेटा, जब आप इस घन के ऊपर इसी आकार का दूसरा घन और रख देंगे, आप जानते हैं घन के कितने फलक है? 6 फलक, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक है ना। तो जब आप एक घन के ऊपर दूसरा घन रख देंगे, तो इस घन का एक फलक तो बंद पृष्ठ के भीतर चला गया ना, तो बाहर से देखने पर आपको इस घन के केवल कितने फलक दिखाई देंगे? 5 फलक दिखाई देंगे, क्योंकि जब आप एक घन के ऊपर दूसरा घन रख देंगे तो आपको बाहर से देखने पर एक घन के केवल 5 फलक ही दिखाई देंगे, छठा फलक तो बंद पृष्ठ के अंदर चला गया। ठीक है, तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा इस स्थिति में? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, एक घन से। और यह फ्लक्स जो होगा एक घन के कितने फलकों से गुजरेगा? 5 फलकों से गुजरेगा, 5 पृष्ठों से गुजरेगा। तो एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? Q बटा 2 एप्सिलॉन नोट में किसका भाग लगा देंगे? 5 का, तो आ जाएगा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नोट। यही होगा ना। एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि आवेश घन के तल पर रखा है, हमें इस घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गाउस प्रमेय तो अभी लागू हो नहीं सकती, क्योंकि आवेश घन के केंद्र पर नहीं है, उसके तल पर है। गाउस प्रमेय तभी लागू होगी जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध हो। तो बंद पृष्ठ कैसे बनेगा? क्योंकि आवेश घन के तल पर है, यदि हम इस घन के ऊपर इसी आकार का एक घन और रख दें, तो आवेश उन दोनों घनों के अंदर आ जाएगा ना, बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध होगा। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। कितने घन से जाएगा ये? 2 घन से, तो एक घन से कितना होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। क्लियर? अब जब आप एक घन के ऊपर दूसरा घन रख देंगे, तो बाहर से देखने पर आपको एक घन के कितने फलक दिखाई देंगे? 5 फलक ही तो दिखाई देंगे। तो एक घन से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, तो ये फ्लक्स उस घन के 5 फलकों से गुजरेगा, तो एक फलक से कितना गुजरेगा? भाग लगा देंगे 5 का, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नोट। ये आ जाएगी विद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन घन से तथा घन के एक पृष्ठ से निर्गत। कब? जब आवेश घन के तल पर रखा हो। ठीक है बेटा। अब लास्ट थर्ड कंडीशन पर आ जाएं आप। लास्ट तीसरी कंडीशन है, जब आवेश Q घन की कोर पर रखा हो, न तो केंद्र पर है न ही तल पर है, बल्कि आवेश Q घन की कोर पर रखा हो। यहां पर रखा है घन की कोर, अर्थात इस घन की भुजा पर रखा है Q आवेश। तो आपको वही तरीका है, विद्युत फ्लक्स निकालना है घन से गुजरने वाला तथा घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला। ठीक है बेटा। अब गाउस प्रमेय लागू करेंगे, तो क्या गाउस प्रमेय लागू होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि आवेश इस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध नहीं है। तो हमें गाउस प्रमेय लागू करने के लिए क्या बनाना होगा? पहले बंद पृष्ठ बनाना होगा। कैसे बनेगा बंद पृष्ठ? ये तीसरी कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है। आवेश Q घन की कोर पर है, तो इस आवेश को बंद पृष्ठ के भीतर लाने के लिए हमें क्या करना होगा? यदि इस घन के बगल में इसी आकार का एक घन इसके ठीक बगल में रख दें और उनके ऊपर 2 घन और रख दें, तभी तो बनेगा बंद पृष्ठ। आवेश Q घन की कोर पर है ना, तो इसी आकार इसी भुजा का एक घन तो इस घन के ठीक निकट रख दें
और दो घन इनके ऊपर रख दें उसी आकार के, तो आवेश Q किस में आ जाएगा? बंद पृष्ठ में परिबद्ध हो जाएगा। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्रश्न में आ जाओ, घन से गुजरने वाला, हमें तो एक इसी घन की बात करनी है ना, तो आ जाएगा घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। देखिए बेटा, ये आवेश Q घन की कोर पर था ना, तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए आपको इसी भुजा इसी आकार के कितने घन की आवश्यकता और पड़ी? 3 घन की आवश्यकता और पड़ी। उनमें से एक घन को तो आपने ठीक इसके निकट इसके बगल में लगाया, 2 घन को इनके ऊपर रख दिया, तो आवेश आ जाएगा ना बंद पृष्ठ के भीतर। तो जो टोटल विद्युत फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे बंद पृष्ठ से गुजरेगा। और ये पूरा बंद पृष्ठ कितने घन से मिलकर बना हुआ है? 4 घनों से। तो एक घन से कितना होगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब आ जाओ घन के एक पृष्ठ से, तो आप लिख देंगे भाई, एक घन से तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल दिया, तो घन के एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। देखो बेटा, जब आप, चूंकि आवेश घन की कोर पर है ना, गाउस प्रमेय लागू करने के लिए जब आप बंद पृष्ठ बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? इसी आकार इसी भुजा के एक घन को तो इस घन के निकट ठीक बगल में रख रहे हैं, 2 घन को इनके ऊपर रख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो 4 घनों से मिलकर बंद पृष्ठ बनेगा, कुल विद्युत फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कितना फ्लक्स जाएगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा। तो जब आप बंद पृष्ठ बनाने के लिए 4 घनों का उपयोग कर रहे हैं, एक घन तो है ही, दूसरा घन इसके बगल में रखा और 2 घनों को उनके ऊपर रखा, ये तो होगा। तो बाहर से देखने पर आपको एक इस घन के 6 के 6 फलक दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। आपने एक घन को इसके बगल में रखा तो ये वाला फलक बंद पृष्ठ के भीतर चला गया, 2 घन को इनके ऊपर रखा तो ये वाला फलक भी किसमें चला गया? बंद पृष्ठ के भीतर चला गया। तो बाहर से जब आप बंद पृष्ठ बनाने के लिए इसी आकार इसी भुजा के 3 घन को और लगाएंगे, एक तो इसके बगल में, 2 इनके ऊपर, तो आपको बाहर से देखने पर इस घन के कितने फलक दिखाई देंगे? केवल 4 फलक ही दिखाई देंगे। तो इस घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बाहर से दिखने पर हमें 4 फलक ही तो दिखाई देंगे इस घन के, तो एक पृष्ठ से या एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट में भाग देंगे 4 का, तो आ जाएगा Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। एक बार फिर से ध्यान दे बेटा, मैं इस 5वें प्रश्न की जो थर्ड कंडीशन है उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपको प्रश्न में घन तथा घन के एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स बताना है। प्रश्न में कहा है आवेश Q इस घन की कोर पर रखा है, अर्थात इस घन की आप भुजा पर रखा है। तो गाउस प्रमेय लागू करने के लिए, गाउस प्रमेय तब लागू होता है जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध हो। तो प्रश्न में आवेश Q घन की कोर पर है, तो क्या बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध है क्या? नहीं है। तो बंद पृष्ठ कैसे बनेगा? यदि हम इस दिए गए घन के ठीक बगल में इसी आकार इसी भुजा के एक घन को रख दें और 2 घन को इनके ऊपर रख दें, तो आवेश Q बंद पृष्ठ के भीतर आ जाएगा ना, तो कुल विद्युत फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत फ्लक्स कितने घन से गुजरेगा? बंद पृष्ठ 4 घनों से मिलकर बना है ना, तो एक घन से कितना होगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। मिल गया आंसर तो आपको। अब हमें एक फलक की बात और करनी है। जब आप बंद पृष्ठ बनाने के लिए इस घन के बगल में दूसरा घन और 2 घन को इनके ऊपर रखेंगे, तो आपको बाहर से देखने पर इस घन के केवल कितने फलक दिखाई देंगे? 4 फलक ही दिखाई देंगे। ये वाला फलक भी बंद पृष्ठ के अंदर गया और ये वाला फलक भी बंद पृष्ठ के अंदर चला जाएगा। तो बाहर से देखने पर आपको इस घन के केवल 4 फलक दिखाई देंगे। तो इस घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा? Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट में भाग दे देंगे 4 का,
तो आ जाएगा Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए, आज आपके साथ चर्चा की है इन प्रश्नों पर सेकंड चैप्टर से संबंधित। इनको आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, देखें इनको कैसे हमने हल किया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।